हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडियल कोचिंग एंड दिस इज कृष्णकांत सिंह बुंदेला। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट ऑफ मनी पर ये 4th पार्ट है और इस पार्ट में हम लोग मनी को क्लासिफाई करेंगे। बहुत प्रकार के मनी होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए जब हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी करेंगे तो हम किस मनी की बात कर रहे हैं और उसका क्या यूज हो सकता है हमारी इकोनॉमी में। तो सारे बाइफर्केशंस आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। मेटेलिक मनी, पेपर मनी, क्रेडिट मनी, लीगल टेंडर मनी, ऑप्शनल मनी, मनी प्रॉपर, मनी ऑफ अकाउंट, मनी एंड नियर मनी, इनसाइड मनी, आउटसाइड मनी। मेटेलिक मनी 2 प्रकार का होता है, फुल बॉडीड मनी और स्टैंडर्ड मनी। फुल बॉडीड का मतलब होता है जिस मटेरियल का वो पैसा बना है, जितना उस मटेरियल का कॉस्ट है उतना ही उस पैसे का भी कॉस्ट हो। जैसे अपन एक गोल्ड कॉइन की बात करते हैं तो इस गोल्ड कॉइन की कीमत जितनी है उसके हर पार्ट की कीमत उसी के रेशियो में रहेगी। यानी जिसका भी ये बना है, जिस भी मटेरियल का बना है उतना इसका दाम होगा। लेकिन स्टैंडर्ड मनी में क्या होता है, जैसे अपन का जो 1 का सिक्का भी चल रहा है, 1 रुपी कॉइन, तो ये जब बनाया जाता है तो इसकी कॉस्टिंग ज्यादा हो जाती है। 1 रुपए 20 पैसे या 1.5 रुपए लग जाता है। 1.5 रुपए का कॉस्टिंग हुई तब कहीं 1 रुपए का सिक्का बना, ताकि कोई नकली सिक्का ना बना पाए। अगर वो बनाने की कोशिश करेगा तो उसका खर्चा ज्यादा लग जाएगा, तो बनाने का उसको फायदा क्या होगा। पेपर मनी 3 प्रकार का होता है, रिप्रेजेंटेटिव, कन्वर्टिबल, इनकन्वर्टिबल। रिप्रेजेंटेटिव जिसको हम कैश में यानी कि कॉइन्स में और पेपर में दोनों में रिप्रेजेंट कर सके उसको हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव। यानी हमको कोई बोले कि 10 रुपए दो तो आप उसको 10 सिक्के भी दे सकते हैं या 10 का नोट भी दे सकते हैं, उसको हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव। कन्वर्टिबल वो होता है जिसको हम सिक्कों में कन्वर्ट कर सकें। आप बोलेंगे सभी तो हो जाते हैं कन्वर्ट, नहीं। एक और प्रकार के नोट होते हैं जो इनकन्वर्टिबल होते हैं, जिनको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी उनको कन्वर्ट करने की अब परमिशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 1 का नोट, अब आप इसको अगर क्वाइंस में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे। 50 का पैसा, 25 पैसा, 20 पैसा, 5 पैसा, 3 पैसा, ये सब तो बंद हो गए। यानी गवर्नमेंट अब इसकी अथॉरिटी नहीं ले सकती। गवर्नमेंट बोलेगी कि हम इसके चेंज नहीं देंगे आपको, क्योंकि वो सारे क्वाइंस बंद हो गए। तो कन्वर्टेबल जिनको हम कन्वर्ट कर सकें, इनकन्वर्टेबल जिनको कन्वर्ट नहीं किया जा सके। इसके बाद आते हैं क्रेडिट मनी पर। एक तरीके का डिमांड डिपॉजिट होता है कमर्शियल बैंक्स में, मतलब जो पैसा आप जमा करके रखते हो उसको, जैसे मिस्टर ए है, उसको वो पैसा देना है किसी को इन द फॉर्म ऑफ चेक। मिस्टर बी को उसने चेक के रूप में दिया, तो वास्तव में वो क्या कर रहा है, चेक में हम लिख कर देते हैं इतने इतने पैसे बी को दे दिए जाएं, बी का नाम ऊपर रहता है और अमाउंट नीचे, और फिर हम साइन कर देते हैं। वो साइन करने का मतलब ये होता है कि वी आर गिविंग ओनरशिप, हम उसको ओनरशिप दे रहे हैं बी को, कि वो इतने पैसे हमारे ही अकाउंट से खुद जाकर निकाल सकता है। तो एक तरीके का एक क्रेडिट मनी कहलाता है। लीगल टेंडर मनी एंड ऑप्शनल मनी। लीगल टेंडर यानी जिसको गवर्नमेंट ने लीगली अप्रूव किया। आपने देखा होगा अभी मोदी सरकार ने 500 और 1000 के नोट जब बंद किए थे तो क्या अनाउंसमेंट हुआ था, हिस्टोरिक अनाउंसमेंट ऑन एंडिंग करप्शन एंड ब्लैक मनी बाय पीएम। क्या हुआ था, 500 and 1000 रुपी नोट विल नो लॉन्गर बी लीगल फ्रॉम मिडनाइट टू नाइट। यानी कि अब ये लीगल टेंडर यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से लीगली ये नहीं रहेंगे नोट। तो अब क्या रहेगा, अब उनने जो 2000 और 500 का नोट छापा था उसको देखिए, यहां पर ये जो प्रॉमिस लिखा, मैं धारक को 2000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, उर्जित आर पटेल गवर्नर। यानी दे आर प्रॉमिसिंग दैट दिस इज 2000 रुपी विल बी गिविंग यू। इसके अलावा ऑप्शनल मनी क्या होता है, ऑप्शनल मतलब ये 2000 रुपए जब आप किसी को देंगे, किसी भी रेस्टोरेंट में, पेट्रोल पंप पे, दुकान पे, वो मना नहीं कर सकता इसको लेने के लिए कि भाई हमको तो इस फॉर्म में ये नोट नहीं चाहिए। नहीं, वो 1000 और 500 का नोट जो पहले चलता था उसके लिए तो मना कर देगा, इसके लिए वो मना नहीं करेगा, बिकॉज इट इज लीगल टेंडर। इसलिए ये ऑप्शनल नहीं है। ऑप्शनल क्या होता है, जैसे वही मिस्टर ए ने मिस्टर बी को चेक दिया, चीज खरीदी और चेक दे रहा है। जैसे आप किसी दुकान से पूछ लो और बोलते हो भाई चेक दे रहा हूं मैं, वो मना कर सकता है, नो वी वांट कैश। अगर आप चेक दे रहे हो, हमको नहीं चाहिए, हमको कैश दीजिए आप, दैट इज ऑप्शनल मनी। चेक एक तरीके का ऑप्शनल मनी होता है, देना भी चाहो आप या ना देना चाहो, या लेना चाहो या ना लेना चाहो, ये डिपेंड करता है। इसके अलावा मनी प्रॉपर और मनी ऑफ अकाउंट होता है। मनी प्रॉपर का मतलब यह है
कि हमारे पूरे इकोनॉमी में जो पैसा रेगुलेट हो रहा है, जो भी डिनोमिनेशंस हैं, जैसे 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, अब नए नोट आ गए हैं 500 का, 2000 का, ये जो सर्कुलेशन में मनी है इसको बोलते हैं मनी प्रॉपर, जिनका यूज हो रहा है हमारी इकोनॉमी में, इसको मनी प्रॉपर कहते हैं। और मनी ऑफ अकाउंट का मतलब होता है वो मनी जिसका हमारे देश में वैल्यू है, जो चलन में है हमारे देश में, दैट इज रुपीस। अलग अलग देशों में अलग अलग मनी होता है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स में डॉलर, यूरोप में यूरो, ब्रिटेन में पाउंड, जापान में येन, स्विट्जरलैंड में फ्रैंक, ऑस्ट्रेलिया में डॉलर, कनाडा में डॉलर। मतलब मनी ऑफ अकाउंट का मतलब है वो मनी जो अकाउंटेबल है, जो वहां पर चल रहा हो। इसके बाद आते हैं मनी एंड नियर मनी। मनी एंड नियर मनी इज लाइक दैट पानी और बर्फ। जैसे बर्फ है, बर्फ तुरंत पानी में पिघल सकती है, उसको आप पानी में ले सकते हो, पानी को भी बर्फ बना सकते हो। तो मनी एंड नियर मनी ऐसे होते हैं, वो पैसा जो आप तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सको मनी में, उसको आप नियर मनी कह सकते हो। कई लोग बोलते हैं कि प्रॉपर्टी भी हमारी नियर मनी है, हम जब चाहे बेच सकते हैं। नहीं, प्रॉपर्टी आप कभी भी नहीं बेच सकते। गोल्ड आप कभी भी बेच सकते हो, क्योंकि प्रॉपर्टी का खरीदार आपको चाहिए, नहीं तो प्रॉपर्टी सस्ती भी जा सकती है, मगर गोल्ड तुरंत बिक सकता है, सिल्वर तुरंत बिक सकता है, ये आपके नियर मनी है। मगर जैसे आप जिस घर में रहते हैं उस घर को आप नहीं बेच सकते, क्योंकि आपका यूज है उस घर में, उस घर को बेच नहीं सकते, भले वो आपकी 10 करोड़ की संपत्ति है, मनी है, मगर वो नियर मनी नहीं कहलाएगी, क्योंकि आपको उसमें रहना है। इनसाइड मनी, आउटसाइड मनी। इनसाइड मनी क्या होती है? हमारे पूरी इकोनॉमी में जो मनी रेगुलेट हो रहा है वो किस तरीके से रेगुलेट हो रहा है, फ्लो में है। जैसे प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स क्या करते हैं, मनी इशू करते हैं, लोन देते हैं, और किस फॉर्म में लोन देते हैं, डेप्ट के फॉर्म में, उधार देते हैं, और उनको क्या मिलता है इसके बदले में, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, अब ये जो प्राइवेट सेक्टर है ये दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो प्राइवेट फर्म्स होंगी या प्राइवेट बैंक्स होंगे। ये बैंक्स आपको क्या करते हैं, लोन देते हैं। मान लो 100 करोड़ का लोन दिया, अब ये 100 करोड़ पैसा जब आया किसी के अकाउंट में, तो है तो वो उसी बैंक में, उसी बैंक में पहले आप अकाउंट खोलोगे, फिर वहां से लोन लोगे, फिर आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा वो पैसा 100 करोड़, तो है तो अभी वो आपके ही अकाउंट में। उसका 10% का क्या करेगी, बैंक रिजर्व बना लेगी, बहुत बड़ा होता है ये अमाउंट, और 90 करोड़ रुपए किसी और को दे देगी फिर से लोन में, और वो लोन का पैसा भी फिर से डिवाइड हो जाएगा 10% यानी कि 9 करोड़ और 81 करोड़ में, और ये 81 करोड़ फिर से दे दिए जाएंगे किसी और को। इस तरीके से ये सब वही 100 करोड़ इतनी बार रेगुलेट होता है, और इसके बदले में रेट ऑफ इंटरेस्ट प्राइवेट बैंक्स को मिलता है, उसी 100 करोड़ पे इतनी बार मिलता है। मगर इसमें खामी ये है, खामी तो नहीं लेकिन एक प्रोविजन है कि अगर वो 81 करोड़ या 90 करोड़ या 100 करोड़ वो व्यक्ति निकाल लेता है या बाई चेक किसी और को पेमेंट कर देता है जिसका दूसरे बैंक में अकाउंट है, तो वो पैसा इस बैंक से चला जाता है, तो फिर उसको बाद में, और उसका रिजर्व या उसको बाद में और किसी को नहीं दिया जा सकता, वो यहां पर इसका फ्लो रुक जाएगा। मगर जिस बैंक में वो गया उसके पास पैसा आ गया, तो वो वहां से रेगुलेट कर सकता है। इस तरीके से वो इकोनॉमी में तो रहता ही है पैसा, इनसाइड मनी इसको कहते हैं, वो रेगुलेट होता रहता है, फ्लो उसका बना रहता है। आउटसाइड मनी क्या होता है? आउटसाइड मनी वो मनी है जिसमें जिम्मेदारी नहीं होती। इनसाइड मनी जब बैंक इशू करता है तो जो लोन लेता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि लोन चुकाए और इंटरेस्ट भी दे, और बैंक की जिम्मेदारी होती है कि जिन लोगों ने पैसा जमा किया है बैंक में उनको वो प्रॉपर टाइम पे उनका पैसा दे दे, जब हम निकालना चाहें हमें पैसा मिल जाए, प्रॉपर इंटरेस्ट भी मिले उसका, ये बैंक की जिम्मेदारी है। मगर आउटसाइड मनी में कोई जिम्मेदारी नहीं होती, कोई लायबिलिटी नहीं होती है आपकी, उसको आप जब तक चाहे रख सकते हैं, जितने समय तक चाहे रख सकते हैं। जैसे मेटल्स होते हैं, गोल्ड और सिल्वर, ये ऐसा मनी है जिसका फ्लो नहीं होता, जो हमारी इकोनॉमी में फ्लो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से इकोनॉमी डिस्टर्ब नहीं हो रही है। हाँ, इसको अगर आपने बेच दिया, एनकैश किया, तो जरूर ये फ्लो में आ जाएगा, लेकिन जब तक आप इसे चाहें, जितने लंबे समय तक चाहें रख सकते हैं आप। इसके अलावा कैश भी आप रख सकते हैं, अलग अलग कंट्रीज के डिनोमिनेशन में रख सकते हैं, डॉलर्स में, येन में, पाउंड में, यूरोज में, अलग अलग तरीके के करेंसीज आप अपने पास रख सकते हैं। यह भी एक तरीके का आउटसाइड मनी है।
क्योंकि ये प्रचलन में नहीं है, हमारी कंट्री के फ्लो में नहीं आया है, इसको भी हम आउटसाइड मनी कहेंगे। और एसेट्स भी होते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं जो कि हमने फॉरेन गवर्नमेंट से लिए हैं, फॉरेन गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं। अगर रशिया का है, अमेरिका का है आपके पास बॉन्ड, तो वो भी आप अपने पास रख सकते हो लंबे समय के लिए। इनका फायदा ये होता है कि टाइम आने पर इनको हम एनकैश करा सकते हैं। खास तौर पे इसका मेन इंपॉर्टेंस है जब गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट, हम लोग भी रख सकते हैं, मगर गवर्नमेंट इसको बहुत बड़े पैमाने पर रखती है। बहुत ज्यादा गोल्ड है उनके पास, बहुत ज्यादा करेंसीज है, फॉरेन करेंसीज हैं और फॉरेन बॉन्ड्स भी हैं। फॉरेन रिजर्व जिसको हम कहते हैं हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा है। तो जब हमारी इकोनॉमी डिस्टर्ब होती है, इन्फ्लेशन आता है या किसी भी तरीके से हमारे यहां मंदी का एक वातावरण बनता है, तो गवर्नमेंट गोल्ड बेच सकती है या वो जो रिजर्व उसके पास रखा हुआ है फॉरेन कैश का, उस आपने देखा होगा कि कई बार डॉलर की कीमत हमारे रुपए के मुकाबले बढ़ जाती है, तब गवर्नमेंट डॉलर्स को बेचती है ताकि प्राइस थोड़ा कम हो। शेयर मार्केट भी जब डिस्टर्ब होता है तब भी ये काम किया जाता है। तो इसके थ्रू हम इकोनॉमी को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, ये बाद में बहुत काम आता है। लेकिन इसका कोई डायरेक्ट इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी में प्रेजेंट में नहीं होता, वो तभी होता है जब हम इसका यूज करते हैं। थैंक यू। इसके बाद ये मैंने इसलिए समझा दिया आप लोगों को ताकि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में जब मैं इन सब चीजों का इस्तेमाल करूं तो आपको बने। और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सीरीज में रहेगी और उसको स्टार्टिंग से देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए आप ये सारे कंसेप्ट क्लियर कर लें अपने माइंड में ताकि उसको समझने में क्लियरिटी हो।